तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 5 देखने वाले हैं। क्लास 10th मैथ का मॉक टेस्ट 5 देखने वाले हैं। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो थे, उन सभी में हमने मॉक टेस्ट 4 तक कर चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 5 को करने वाले हैं। आई होप कि आप सब जान चुके होंगे कि मॉक टेस्ट लगाने के कितने सारे फायदे हैं और इससे आपका बहुत सारा लाभ भी हुआ होगा। यदि आपने इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हमने मॉक टेस्ट 4 तक कर रखा है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। आप लोग बने रहिएगा एंड तक, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपका पूरा में पूरा लाभ मिलने वाला है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सीधा एक नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज के सेशन कैसे कैसे प्रश्न होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से प्रश्न मिलेंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। देखिए क्या है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संख्या बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि ऐसे एक या दो तीन प्रश्न हो जाए। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। तो हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या, जो संख्या है शांत होती है वह संख्या है परिमेय संख्या होती है, और जो संख्या अशांत होती है अक्सर वे क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम चले तो दिख रहा है कि यदि इस वाले ऑप्शन ए में देखें, इसमें जो हर दिख रहा है, हर क्या है, 8 है। इसको हम 3/8 है, 3/8 इस हर का यदि हम गुणनखंड करने चले तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो देखेंगे तो हर में क्या हमको मिल रहा है, केवल 2 आ रहा है। और हम जानते हैं यदि किसी परिमेय संख्या का हर यदि 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में हो तो वह शांत होता है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चूँकि ये शांत है तो इसका मतलब ये परिमेय होगा। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमको अपरिमेय छाँटना है। तो अपरिमेय के लिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में हमको बार दिख रहा है, और हम लोग जानते हैं बार वाली जितनी भी संख्याएँ होती है सभी संख्याएँ परिमेय होती है, यानी ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम 7/80 को तोड़ दें, इस 80 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। तो वही से फिर वही बात आ गई कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो गया। ये भी हमारा क्या हुआ, परिमेय हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन कट गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। यही हमारा जो बच गई, हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वैसे आप तो सब जानते ही होंगे, इतने बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे कि हाँ, इससे संख्या क्या होती है, जो हमारा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। और हमने आपको इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में बताया ताकि आप इन सब के बारे में भी जान जाएँ। ओके? आइए आप सभी ने इसको समझा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रश्न क्या बोल दिया गया है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिमेट्री से बोला गया है कि यदि बिंदु ए का नियामक इतना है तथा बी का नियामक इतना है, तब हमें ए-बी का मान निकालने की बोला है। ये सिंपल सा एक प्रश्न है। ए-बी बोले तो हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस निकालने का एक फ़ॉर्मूला होता है। कितना फ़ॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना ही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, x2 है और ये हमारा y2 है। तो हम क्या करेंगे, x2 में से x1 घटा लेंगे, 3 में से 2 गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक बार, 3 में से 2 का 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस उसी तरह हम क्या लिख लेंगे, उस तरह लिख लेंगे y2 - y1 इन 2, ठीक है? 2 फिर माइनस में हमारा -2 है, इसका होल स्क्वायर। ओके? आई होप सभी ने आपने इसको समझा होगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये 3 में से 2 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके? और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो ये 2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस में 2 का होल स्क्वायर हो गया। ओके? अब यहाँ से हम इसको आगे करेंगे तो ये हमारा 1 हुआ और ये हमारा 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 16। अब इसको हम करेंगे तो कितना है, 16 ये कितना आ जाएगा, √17। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप सभी ने इसको समझा होगा और इस तरह के प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसके सामने एक आ रहा है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 हो तो कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में बच्चे बहुत घबराते हैं, और आइए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। लिखा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, इतना आ गया। तो इस तरह के प्रश्न को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, या तो इसको क्या कीजिए, आप स्क्वायर कर लीजिए, तो ये भी टूट जाएगा। स्क्वायर जैसे ही आप कीजिएगा तो यहाँ से इस प्रकार से इसका मान निकल जाएगा। या आप एक और तरीका इसमें लगा सकते हैं कि थीटा को आप परिवर्तित करके, यदि आप सोचिए कि हम यहाँ पर थीटा का मान क्या पुट कर दें, देखिए जो भी मान यहाँ पे हम पुट करेंगे वही मान यहाँ पे भी पुट होगा, और कैसा मान रखिए कि हमारा √2 आ जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसमें थीटा की जगह पे एक बार क्या कीजिए, यहाँ पे जो थीटा है ना, इसकी जगह पे 45 रख के चेक कीजिए तो √2 आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे sin 45 डिग्री
और प्लस में cos 45 डिग्री, चूँकि दोनों जगह थीटा है तो यहाँ पे 45 यहाँ पे 45। तो इसको हम जोड़ के देखेंगे, यदि इतना आ गया इसका मतलब ये थीटा 45 डिग्री जो इस मान को संतुष्ट करेगा। तो क्या करेंगे, sin 45 का मान होता है 1/√2 और प्लस में फिर cos 45 का भी मान होता है 1/√2, ठीक है। यहाँ से √2 का लघुत्तम हो गया √2, ये कट गया तो 1 आ गया, प्लस ये भी हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा हो गया ऊपर 2 और नीचे √2। अब इसको जैसे ही आप काटिएगा ना तो ऊपर आ जाएगा √2, ठीक है। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, परिमीकरण हो रहा है, यानी जब परिमीकरण कीजिएगा तो ये हमारा √2 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि जैसे हमने थीटा का मान यहाँ पर 45 डिग्री रखा, वैसे ही इसका मान √2 के बराबर आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या किया कि जो 45 डिग्री मान है ना, वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। यानी थीटा का मान जहाँ तक कहाँ निकल गया है, तो थीटा का मान हमारे यहाँ से कितना मिल गया है, तो थीटा का मान हमने देखा कितना मिला, 45 डिग्री मिलेगा। अब तो हमको निकालना है cos 2 थीटा का मान, तो हम डायरेक्ट मान रख देंगे। ये हमारा हो गया cos और 2 और थीटा का मान हम रख देंगे यहाँ पर 45 डिग्री। ये हमारा बन जाएगा कितना, cos 90 डिग्री बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, sin 0 डिग्री के बराबर होता है, तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपने इस प्रकार से समझा होगा और इस तरह के प्रश्नों का आप उसी तरह से थीटा का मान को रख कर चेक करके बना सकते हैं। यदि आपको उतना नहीं करने आता है तो आप दोनों को स्क्वायर कर लीजिए। इसे स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और दोनों का मान 1 हो गया। और उसके बाद होता है 2ab, तो 2 sin थीटा cos थीटा मिलकर बना देगा हमारा डायरेक्ट कितना, sin 2 थीटा। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उस तरह भी आपका मान निकल जाएगा। तो आपको जो आसान लगे वह इस प्रकार से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर का मान बता दीजिए, ठीक है। दोनों ये इंटू में दिया गया, इसका मान निकालना है। तो बहुत से बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में थोड़ा उतावले होते हैं। जैसे में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल दिया गया है और यहाँ पे बोल दिया गया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना बोल दिया गया है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे तेजी में, इतना बराबर आप जानते हैं सब कोई क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और डायरेक्ट इतना बराबर क्या लिख देंगे, कितने बच्चे cot स्क्वायर थीटा लिख देंगे, जो कि आपको साफ-साफ दिख रहा है कि यह गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर आपका cot स्क्वायर थीटा नहीं होता है, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि इतना बराबर आपका cot स्क्वायर थीटा नहीं होता है। आइए हम इसको निकाल के बताते हैं। यहाँ आप नीचे करते हैं, एक फॉर्मूला आपने याद किया होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यदि हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हमारा कोसेक स्क्वायर यहीं पे रह गया और ये -1 आके इधर हो जाएगा। तो इधर हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पे लिखा गया 1 माइनस कोसेक स्क्वायर। देखिए तो इसमें कितना अंतर है कि नहीं, बहुत अंतर है। तो सबसे पहले हमको कॉट स्क्वायर थीटा यदि लिखना है तो इस वाले को हमको इसके रूप में लाना पड़ेगा, या इसे कैसे आएगा, यदि हम इतने पार्ट में से पूरा में से -1 कॉमन ले लें, तो आइए हम इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी ये हमारा प्लस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 1 हो जाएगा हमारा -1। ओके, अब इसको हम tan स्क्वायर रहने देते हैं और इसको हम -1 रहने देते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये इस रूप में कुछ आ चुका है। तो अब इतना बराबर हम डायरेक्ट कॉट स्क्वायर रख सकते हैं। इसको हम रख सकते हैं कितना, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते ही होंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी तरह tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा भी हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा 1 हुआ और इसमें हमको -1 से गुना कराना है। तो जब गुना कराएंगे तो कितना आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, आपको उतावला नहीं होना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम से उसको देखना है और एक-एक नंबर आपको लेकर आना है। एक नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और कैसे प्रश्न है। ये हमारा क्षेत्रविधि से प्रश्न आ गया है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। हमको देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम डायरेक्ट वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, इतना होता है। और इतना बराबर हमको दे रखा है कितना 264 दे रखा है। अब इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते क्या है, और इसका आयतन दे रखा है। आयतन बोले तो हमारा आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, इतना का मान दिया है कितना 924, इतना दे रखा है। इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना किसका मान है, तो हमको एच का मान निकालना है। एच का मान निकालना है तो एच का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वाली इक्वेशन में दूसरे वाली इक्वेशन से भाग कर देते हैं। तो आइए भाग करके चेक करते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल टू इधर 264, सॉरी उस तरह नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से भाग करते हैं और इधर हम भाग कर देते हैं कितना 264 में 924,
हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पाई से पाई को काट सकते हैं, एच से एस को काट सकते हैं, आर से एक आर भी कट जाएगा। तो इधर बच गया हमारा 2/r और इधर बच गया हमारा 264/924। ओके। अब हम देख सकते हैं यदि हम इस 2 से इसको काटें, तो ये कितना मरतबे कटेगा? 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 दूनी 6, 132 मरतबे। और 132 से ये क्या कट कट सकता है? 132 से यदि काट के देखेंगे तो हम कितना होगा? तेरे 5 तेरे 6 23 से 91, ठीक है? तो 7 मतलब में ये कट जाना चाहिए। 7 से काट के एक बार देख लीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 तिया 21 22 के 2 हाथ में 2 और 7 एकम 7 2 एकदम कट जा रहा है। कितना आ रहा है? 7। तो हम देख सकते हैं कि इधर देखेंगे तो हमारा 1 और नीचे हमारा r बचा और इधर देखेंगे तो इधर 1 और नीचे हमारा 7 बचा। तो r का डायरेक्ट हमको मान कितना मिल गया? 7 मिल गया। तो हमें r नहीं निकालना था, हमें तो h निकालना, तो h कैसे निकलेगा? इस r के मान को इक्वेशन 1 में रख कर पुट कीजिए, ठीक है? तो इक्वेशन 1 में जब यहाँ पे हम रख रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया 2 और पाई का मान होता है हमारा 22/7 और r का मान हमने निकाल रखा है 7 और h तो हमको दिया ही है, तो h तो निकालना है, इतना बराबर दिया है 264, इतना रख लिए। इस 7 से यदि हम 7 को काट दें, तो इधर हमारा हो जाएगा कितना? 2 गुने 22 गुने h बराबर इधर हमारा कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। फिर 2 से इसको हम काटेंगे, ये कटेगा हमारा 132 मरतबे और इस फिर 22 से इसको काटेंगे ना, ये हमको कितना 6 मरतबे में कट जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से h का मान कितना आ गया? 6 मीटर आ गया, ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो आई होप आपने इसको समझा होगा और इस तरह इसको आपने नोट किया होगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कहीं भी कोई डाउट है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं और किस क्वेश्चन में कहाँ पे दिक्कत है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक थैले में, ये आपका वो प्रैक्टिस का प्रश्न है कि एक थैले में 11, 12, 13 से लेकर 30 तक एक टिकट है, ओके? इसमें से एक टिकट यदि छाया निकाला जाता है, तो निकाले गए टिकट पर 15 से बड़ी 5 के गुणज होने की प्रायिकता। देखिए तो प्रश्न कितना लंबा-चौड़ा दे दिया गया है। प्रायिकता के जितने भी प्रश्न होते हैं थोड़ा लंबे-चौड़े होते हैं, पर उसमें कोई भी जान नहीं होता है। बताइए तो इस प्रश्न में कोई जान है? कोई जान नहीं है। देखिए हम बताना चाहते हैं क्या कर रहा है। कोई थैला है उसमें 11, 12, 13 इस तरह करते हुए कहाँ तक? तो 30 तक नंबर लिख कर रखा गया है, टिकट है। कोई टिकट उस पर नंबर लिखा गया क्या? 11, 12, 13 इस तरह से 30 तक लिखा गया है। तो ये बोल रहा है कि इसमें से हम एक टिकट निकाल रहे हैं, यदि चाहिए मैंने बिना देखे। बिना देखे हम क्या कर रहे हैं, एक टिकट निकाल रहे हैं, तो हमको बताना है कि वह जो टिकट आएगी, वो 15 से बड़ी होनी चाहिए और 5 का गुणज भी होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा आइए इसको हम बताते हैं। सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि 11 से लेकर 30 तक में कितने पूरे टोटल परिणाम कितने हैं। क्योंकि किसी भी प्रायिकता को निकाले प्रायिकता का कोई भी मान निकालेगा तो टोटल परिणाम को हमको ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि टोटल परिणाम हमको नीचे लिखना पड़ता है। तो टोटल परिणाम कैसे निकलेगा? तो हम देख सकते हैं टोटल परिणाम निकालने के लिए यदि हम गिन लेते 11, 12, 13 गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हमने आपको एक फ़ॉर्मूला याद रखाया है कि किसी भी कोई भी श्रेणी में यदि उसके 2-2 पदों का अंतर समान हो, तो उसके लिए पदों की संख्या निकालने का हमने आपको फ़ॉर्मूला बता रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1-1 का अंतर चल रहा है, तो इसमें फ़ॉर्मूला लागू हो सकता है। तो यदि हम इसमें पदों की संख्या निकाल लें, यदि n का मान यानी इसमें 11 से लेकर 30 तक कितने पद होंगे, ठीक है? तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतिम पद, आखिरी पद, ठीक है? इसमें से क्या करते हैं, पहले वाले पद को घटाते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उससे भाग करते हैं। तो देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस 1 है तो भाग कर दिए और इसमें अपना से 1 जोड़ देते हैं। और 30 में से सॉरी यहाँ पर 30 ना आएगा, 30 में से 11 गया तो हमको 19 मिला और बटे 1 और प्लस में 1 कर देंगे। तो 19 बटे 1 बराबर 19 हुआ और 19 में 1 जोड़े तो हमारा 20 आ गया। यानी हमको टोटल देखिए जब 11 से लेकर 30 तक में टोटल परिणाम की बात करें तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये तो निश्चित हो गया कि नीचे हमको 20 चाहिए। क्योंकि प्रायिकता में क्या होता है कुल परिणामों की संख्या को नीचे रखते हैं तो कुल परिणाम हमको 20 मिल गया तो 20 को नीचे रखेंगे तो देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट गया क्योंकि इसमें 3 में 20 है और किसी में 20 नहीं है। तो ये हो गया। अब बात रह गई ऊपर कौन सी संख्या ऊपर कितने परिणाम आएंगे तो कितने संभावित परिणाम होंगे। तो शर्त क्या दे दिया है कि 15 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? 15 से बड़ा होना चाहिए और एक शर्त और हो गया है कि 5 का गुणज भी होना चाहिए। 2 शर्त है, ठीक है? दोनों शर्त एक साथ लागू होना चाहिए। तो अब देखिए 11 से लेकर 30 तक में 15 से बड़े कौन-कौन संख्या होंगे? तो 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से होंगे और 15 के बाद वैसी संख्या आप ढूँढिए जो 5 से कट जाए। तो 15 के बाद ऐसी कौन-सी संख्या होगी? एक तो हमारी 20 संख्या मिलेगी, तो 5 से कटेगी। एक हमको क्या मिलेगी? 25 मिल जाएगी जो 5 से कटेगी। एक हमको 30 मिल जाएगी जो 5 से कटेगी। अब बताइए इससे आगे कोई होगा? तो नहीं होगा। तो कितने परिणाम मिले? 1, 2, 3 तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 3 ठीक है? कुल कुल संभावित परिणाम कितने हो गए?
यानी कहने का मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो गया और कुल परिणामों की संख्या 20 हो गया। यही हमारा क्या हुआ? प्रायिकता हुआ। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? आई होप सभी ने इसको समझा होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 के प्रथम 8 गुणजों का माध्यिका निकालिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान प्रश्न है। 7 के प्रथम 8 गुणज की बात कर रहा है, तो 7 के प्रथम 8 गुणज लिख लीजिए। एक हो जाएगा 7, 7 दूनी के 14, 7 तिया के 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 एक 42, 7 सत्ते 49 और 7 बटे 54। 8 हमने गुणज लिख लिया, 8 बोल रहा था 8 गुणज लिख लिए 2, 4, 6, 8 गुणज लिख लीजिए। अब आप बताइए कि माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है, जो कि ये पहले से ही क्या है? तो आरोही क्रम है, तो इसके लिए जरूरत नहीं पड़ा। अब क्या करना पड़ता है हमको? दोनों साइड से बराबर-बराबर छँटना होता है। तो देखिए तो ये हमको 8 है, इसमें से हम 3 को इधर छाँट देते हैं और 3 को क्या करते हैं? इधर छाँट देते हैं। तो बीच में 2 संख्या बच रही है। तो जब 2 बच जाती है, यदि 1 संख्या बचती तो वही माध्यिका हो जाती है। यदि 2 संख्या बचता है तो क्या करना पड़ता है? इन दोनों को जोड़कर, ठीक है? इन दोनों को जोड़कर और 2 से भागा करना पड़ता है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 63 और 2 से भाग कर देंगे तो हमको 31 गुना के कितना होता है? 62 होता है, 5 दूनी के 10, ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? 31.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा प्रश्न है कि वर्ग 35 से 55 के वर्ग चिन्ह है, ठीक है? वर्ग 35 से 55 के वर्ग चिन्ह क्या हमको बता रहा है? तो आप लोग मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं कि वर्ग चिन्ह, ठीक है? वर्ग चिन्ह निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? वर्ग चिन्ह निकालने का फ़ॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करते हैं, ठीक है? तो हमको ऊपरी सीमा कितनी? 55, ठीक है? वही 55, ठीक है? ऊपरी सीमा 55 है और प्लस निम्न सीमा कितना है? 35 है और बटा में 2 कर देते हैं। तो 55-35 जोड़ लीजिए तो कितना 50 20 80 है, 10 90 हो गया और बटा 2 कर दीजिए। अब जैसे ही इसको काटिएगा तो ये आएगा 45, ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, ठीक है? तो इस तरह के प्रश्न में आपको 5 से 10 सेकंड ही लगने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है, उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि एक उदग्र स्तंभ की लंबाई 7√3 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कर दीजिए। बहुत ही है, एक एक उदग्र मीनार है, स्तंभ है, उसकी लंबाई दिया है और उसी स्तंभ की छाया जो बन रही है उसकी लंबाई दिया है। तो हमको बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ हमको मान लेते हैं ये हमारा स्तंभ हो गया और इसकी लंबाई दिया है 7√3 मीटर और इसकी छाया मान लीजिए सूर्य के प्रकाश इधर से पड़ेगा तो इसकी छाया इधर जमीन पर बनेगी। इसकी लंबाई दिया है कितना? 21 मीटर। ओके, तो हमको बताना है कि जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ जो थीटा मान बनेगा इसका मान निकाल देना है। तो दिख रहा है कि ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो लंब आधार कौन देता है? तो tan देता है। तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे हम tan थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे? तो लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा को tan थीटा रहने दीजिए और लंब का मान दिया है कितना? 7√3 मीटर। आधार क्या दिया है? तो 21 मीटर। ओके, मीटर से मीटर को कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 7 बस tan थीटा इक्वल टू 7 से इस 3 को भी कैंसिल कर दीजिए। तो ऊपर बच गया √3 और नीचे बच गया 3, ठीक है? तो ये तो हमारा आंसर हुआ नहीं। तो tan थीटा बराबर हम देख सकते हैं, इसको आप काट के देख लीजिए या इसका जैसे ही √3 हो गया, इस 3 को हम लिख सकते हैं। बताइए हम इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 क्योंकि फिर हम गुणा करेंगे, फिर इसमें हम जब गुणा कराएँगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इस √3 से एक √3 कट गया, तो इधर tan थीटा बचा और इधर बच गया 1/√3, ठीक है? अब आप हमको ये बताइए कि tan थीटा बराबर ये 1/√3 है, वह tan कितना का मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan की तुलना tan से तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री, ओके? थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। वही पूछ रहा था कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, जो कि कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे दिया है? तो वास्तविक संख्या यानी से रियल नंबर से यदि ए का मान इतना दिया है तथा बी का मान इतना दिया है, तो ए तथा बी का मौसा बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखे गए हैं। पूछा गया है कि ए बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 और गुने 6 दिया है। ओके, और बी बराबर दे रहा है कितना? 2 के पावर 5 और 3 के पावर 2। यदि मैं आपसे पूछूँ इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत से बच्चे तो होंगे जो होशियार होंगे, लगा देंगे, पर बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ कर जाएँगे। कैसे? आइए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मशक कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है वही हम मशक करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं
यदि ये यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 5 है, इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेंगे तो 2 का पावर 3 लेंगे, क्योंकि 2 का पावर 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 का पावर इसमें 5 है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो हम 2 के पावर 3 तक कॉमन ले सकते हैं। तो 2 का पावर 3 कॉमन हो गया, ठीक है? अच्छा, अब देखिए तो कुछ और कॉमन हो सकता है। तो कुछ बच्चे को उतना ही 2 का पावर 3 पे यानी 8 हो जाएगा आंसर, 8 मार देंगे गलती हो जाएगा। पर यहाँ पर और कुछ भी कॉमन हो सकता है, कैसे? आइए इसको हम और डिटेल में बताते हैं। ए का मान एक बार हम फिर लिखते हैं। इस 2 के पावर 3 को रहने दीजिए, 5 के पावर 2 को उसी तरह रहने दीजिए। इस 6 को बताइए तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। आप बोले कि एकदम सही बोल रहे हैं। अब देखिए ये 2 के पावर 3 है और ये 2 एक और आ गया, यानी 2 के पावर 4 हो गया। अब ये हमको हो गया 5 के पावर 2 और इधर बच गया 3, ठीक है? अच्छा, बी के मान हम फिर लिख लेते हैं एक बार। बी के मान लिख लेते हैं 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2। अब आप मसा निकालने चलिएगा तो आपका मान अब ओरिजिनल आएगा, ठीक है? कैसे आएगा? अब देख सकते हैं हमको 2 के मान ये जो ए है ना इसका मान यहाँ पे है, ये बी है ना इसका मान यहाँ पे है। तो हम लोग देख सकते हैं जो ए का मान है इसमें 2 के पावर 4 है और बी के मान है जिसमें 2 के पावर 5 है। तो मसा निकालने के लिए दोनों में कॉमन छाँटना होता है। तो देख सकते हैं इन दोनों में कितना 2 का पावर कॉमन हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2 के पावर 4 होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो इसमें से इतना कॉमन हो गया और कुछ इसमें से कॉमन हो रहा है? हाँ, हम देख सकते हैं कि इसमें 3 है और इसमें 3 के पावर 2 है। 3 में से कितना कॉमन 3 हो सकता है? तो केवल एक 3 ही कॉमन होगा क्योंकि 2 तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है? अब 5 तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि 5 इसमें नहीं है, तो इतना ही हो सकता है। तो 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 और 3 इसमें गुणा कराइए तो 16 तिया कितना हुआ? 48 हुआ। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? देखिए आपका एक-एक नंबर महत्वपूर्ण है और आपका एक-एक नंबर मैं गलत नहीं होने दूँगा, ये आपसे गारंटी करता हूँ। यदि आप इस वीडियो को जितने भी वीडियो हमने बना रखे हैं मॉक टेस्ट के लिए सभी आपने देखे हैं, तो मैथ से एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होने का सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है? तो क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसी तरह वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को एंड तक लगातार देखते रहिए। तो आई के मूल बिंदु से ए एक पॉइंट दिया ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा इसका दूरी बताना है। अब हमने आपको बता रखा है कि किसी भी बिंदु का किसी भी कोई भी बिंदु हो, यदि मूल बिंदु से उसकी दूरी निकालना हो, तो एक फ़ॉर्मूला आप फटाक से लगा दीजिए क्या रूट अंडर एक्स का स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर। अब बोलिए कि एक्स और वाई क्या होता है? तो एक्स और वाई आपको यहाँ से मालूम चलेगा। एक्स जो ये पहले वाला होता है ना, ये एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है। एक्स का स्क्वायर यानी इतना का स्क्वायर, यानी बोले तो कितना ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस फिर बोले तो कितना वाई का स्क्वायर यानी ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं? एकदम होगा। अब हम देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं? एकदम होगा। अब हम देख सकते हैं इन दोनों में से यदि हम ए स्क्वायर कॉमन कर लें तो इसमें बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं ये हो गया ए स्क्वायर गुने इतना का वैल्यू आप बताइए तो कोई बता देगा कि नहीं? कोई बता देगा। इतना का वैल्यू कितना होता है? 1 तो 1 कर लीजिए। ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर में गुना होता है ए स्क्वायर और जानते हैं कोई भी संख्या 2 बार यदि रूट के अंदर हो तो 1 बाहर आ जाती है, यानी ये बाहर आ जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आई होप इस तरह के प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए और जल्द से जल्द बनने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग होते हैं। ये थोड़े प्रश्न क्या है उलझाने वाले प्रश्न है। क्या कहना चाह रहा है? यदि आपसे केवल प्रश्न में पूछा जाता कि सभी वर्ग होते हैं, तो आप क्या जवाब देते? पहले ये बताइए हमको। यदि आपसे पूछा जाता कि सभी वर्ग होते हैं, तो आप फटाक से आपका उत्तर आता क्या था? कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्योंकि सभी वर्ग देखने में एक जैसे होते हैं, इसलिए सभी समरूप होते हैं। ओके। अब यहाँ पे एक बात क्या दिया, एक बात अलग से क्या जोड़ दिया कि 2 सेंटीमीटर जोड़ दिया, ठीक है? यदि मान लेते हैं एक यह वर्ग है, मान लेते हैं एक यह वर्ग है, 3 या 4 वर्ग बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है? 3 या 4 वर्ग हमने बना रखा है और कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग, यानी सभी वर्ग की भुजा कितना है? 2, 2, 2, 2 इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2 सभी क्या है? 2-2 है। क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, यानी एक भुजा 2 है, तो यानी सभी भुजा 2-2 हो गया, ठीक है? तो कह रहा है ये सभी 2 सेंटीमीटर सभी भुजा वाले वर्ग क्या होंगे? तो यहाँ पे गौर देने वाली बात है, यदि पूछता है कि सभी वर्ग क्या है? तो समरूप हम समरूप लगाकर जा सकते थे, पर यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है 2 सेंटीमीटर भुजा जैसे ही कहा ना, तो हम देख सकते हैं कि इस सभी वर्ग के तो सभी कोण समकोण होते हैं, तो सब में समकोण होगा, यानी सभी सभी वर्ग की सभी कोण क्या होगा? बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट आप क्या बात आ गई कि इसकी भुजा भी सभी के बराबर होगी, यानी सभी वर्ग की सभी भुजा भी बराबर हो गए। यानी इस दोनों की बात करें इस दोनों की, तो इस वर्ग की चारों कोण इस वर्ग के चारों कोण के बराबर हो गया। इस वर्ग की चारों भुजा इस वर्ग के चारों भुजा के बराबर हो गया और हम लोग जानते हैं कि किसी भी आकृति का चारों कोण और चारों भुजा यानी सभी भुजाओं की माप सभी कोण की माप के बराबर हो जाए तो वे दोनों क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। समरूप नहीं क्या होते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं।
ये हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। वेट एक बात और हम देख सकते हैं कि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर वाला कोई वर्ग होगा, ये इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर कोई वर्ग होगा और एक वर्ग मान लेते हैं, फिर एक वर्ग होगा जो 2 सेंटीमीटर वाला होगा। तो देखने में भी तो ये एक जैसा दिखेगा, क्योंकि ये सभी इसका भी भुजा का लंबाई सब एक ही जैसे दिखेगा, इसका भी भुजा एक जैसे दिखेगा, देखा कि नहीं? क्योंकि ये भी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा, क्योंकि दोनों की भुजा की लंबाई बराबर हो गई है। ये देखने में भी एक जैसा दिखेगा। जब देखने में एक जैसा दिखेगा उसको हम लोग सदृश्य बोलते हैं। तो कहने का कोई निर्णय मिल रहा है कि ये जो सभी वर्ग हो जाएँगे ना, क्या दिखेंगे? तो एक जैसे दिखेंगे और साथ-साथ सभी क्या हो जाएँगे? सर्वांगसम हो जाएँगे। तो सर्वांगसम और सदृश्य दोनों हो जाएगा, यानी दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी हो जाएगा। डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। आई होप इसको आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा और आप इसके बाद इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एपी से प्रश्न है कि किसी एपी का चौथा पद शून्य है तथा प्रथम पद 4 है, तो 31वां पद क्या थी? देखिए बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। कोई एपी दिया है उसका चौथा पद शून्य है। मान लेते हैं कि चौथा पद A4 जिसका मान दिया है शून्य, ओके, जो बोला वो हमने लिख दिया। अब क्या दिया? ए का मान दे रखा है। यहाँ पे ए बराबर लिख लेते हैं, ए का मान यानी प्रथम पद बोले तो ए का मान दिया है कितना? 4। अब इससे हम डी निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है? डी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसका कारण यह है कि क्योंकि 31वां पद हम जैसे निकालेंगे तो हमको डी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम डी निकालेंगे। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, ओके, इक्वल टू 0 हो गया। इस a के मान को इसमें पुट कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 4 अब प्लस 3d बराबर 0। अब यहाँ से ये 4 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 3d और यदि d का मान हम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा -4/3। बोलिए एकदम सही है। अब हमको निकालना है ए 31वां पद यानी ए 31 का मान, तो ये हो जाएगा a प्लस 30d होगा कि नहीं? अब ये हो जाएगा a की जगह पर 4 अब प्लस 30 हो गया और d का मान यहाँ से हम पुट करेंगे तो ये -4/3 हो गया। 3 से इस 30 को काट दीजिए, 10 मरतबे कटा, ये हो गया 4। अब बताइए माइनस में यदि प्लस से गुना करें तो माइनस हो जाएगा, 10 में 4 से गुना करें तो 40 हो गया। यदि 4 में से 40 को घटाइएगा तो माइनस में 36 आएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको आप बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि A1 B2 इक्वल है A2 B1 के, तो निकाय A1 X B1 Y C1 इक्वल टू 0 तथा A2 X B2 Y C2 बराबर 0 का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ये कोई हल नहीं होगा, ये अनगिनत हल होगा कि इनमें से कोई नहीं। 30 तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए इसको समझाते हैं। एक इक्वेशन दिया गया A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया गया है A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब दो इक्वेशन में एक कंडीशन लगा दिया है। क्या लगा दिया है कंडीशन कि A1 जो B2 है ना, वो इक्वल नहीं है किसके? A2 B1 के। इक्वल नहीं है। तो यदि आप इसको आप अच्छी निगाह इस पर दौड़ाइएगा, ये जो क्या है ना, ये किसके बराबर, ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है A1 बटे A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 के। अब बोलेंगे कैसे गुरुजी? तो आप देख लीजिए ना, इसको आप तिरछा जैसे गुना कीजिएगा ना तो A1 B2 जो कि यहाँ पे है, ये बराबर नहीं होगा किसके? तो A2 B1 के। अब बोलेगा हाँ, अब समझ में आ गया है। तो ये जो बात लिखी गई ना, यही बात कर रहा है। अब आप हमको ये बताइए कि ये वाला कंडीशन जब रहता है तो क्या होता है? समीकरण युग्म का हल कैसा होता है? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा आ जाए तो क्या होता है? तो उस समीकरण का अद्वितीय हल होता है, केवल और केवल एक हल होता है। ठीक है? आइए आप सबने समझा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। आइए सभी ने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 15 है तथा इनका गुणनफल 100 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है। तो आइए इसको बताते हैं। मान लेते हैं कि दो संख्या बोल रहता है, तो मान लेते हैं कि दो संख्या, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है? और दोनों संख्या में x जो है ना, देखिए जब भी अंतर की बात चले तो हमको बताना पड़ता है कि x जो है ना, वह y से क्या है? बड़ा है। मान लेते हैं x जो है y से बड़ा है, ठीक है? ये हमको क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि ये हम क्लियर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये हमारा बड़ा आ जाए, ये छोटा जाए, तो घटाने में दिक्कत होगा कि नहीं? हो जाएगा, इसलिए हमको बताना पड़ता है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो हम क्या करेंगे? अंतर दिया यानी बड़ा में से छोटा घटेगा, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। तो बड़ा हमारा x है और छोटा हमारा y है, तो x माइनस y इन दोनों का अंतर दिया है कितना? 15। ठीक है, ओके। इसको हम इक्वेशन में मान लेते हैं। और बोले इनका गुणनफल 100 है, यानी x और y इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 100 दिया है। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। हमको निकालना क्या है? x प्लस y का मान निकालना है, यानी उनका योग निकालना है। इसको हम डिवाइड करते हैं अभी। अब हम हमको ये बताइए कि x प्लस y यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर की एक फॉर्मूला होता है x माइनस y का होल स्क्वायर और होता है माइनस में
सॉरी प्लस में 4ab क्या होता है? प्लस में हमारा क्या होता है? जब x प्लस वाई का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab सॉरी 4ab क्यों लिख रहे हैं? तो 4x वाई ना लिखना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं इसका मान यदि यहाँ पर रखे थे ये हो जाएगा हमारा 15 15 225 या 15 रख लीजिए, 15 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 और गुणे 100। ओके, आप देख सकते हैं तो 15 का स्क्वायर कीजिए तो 15 15 कितना हो जाएगा? 225 प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 4 एक 400। ये हमारा हो जाएगा 400 और 200 कितना 625 हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान है। हमको केवल x प्लस वाई का मान निकालना है। तो जैसे ही यहाँ से मैं स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल चलेगा तो ये हो जाएगा 625। अब इसका वर्गमूल निकाले तो ये हमारा 25 आ जाएगा। तो ये हमको मूल सॉरी संख्याओं का योग निकालना था। संख्याओं का योगफल 25 आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी ने आपने आपके सबने इसको समझा होगा। हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि x बराबर 4 तथा y बराबर -2 समीकरण निकाय इतना के हल है तो k का मान बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आप कैसे बनाइएगा बोर्ड एग्जाम आइए हमको बताते हैं। प्लस k इक्वल टू 0 दिया है, इतना दे रखा है और दो मान हमको दे दिया है। एक मान दिया है x बराबर 4 और हमको मान दे दिया y बराबर -2। ये x बराबर 4 y -2 इस वाली इक्वेशन में क्या है? हल है। हल से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? यदि ये दोनों इसके हल है, तो ये दोनों मान इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। तो हम डायरेक्ट मान को इस पे पुट करेंगे। तो ये हो गया 3 है, x की जगह पर हम 4 रख देंगे प्लस ये हुआ 4 और y की जगह पर -2 रख देंगे। ओके और प्लस k बराबर 0 जैसे ही मान रखेंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो 3 चौके 12 ये हो जाएगा 4 है -2 से गुणा किए तो -8 हो गया और प्लस k बराबर 12 हो गया। 12 में से 8 गया तो 4 प्लस k बराबर 0 तो k बराबर निकालेंगे तो 4 इधर आके -4 हो गया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आइए आप सभी ने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक बहुपद लिखे जिनके शून्य -2 एवं 6 है। बहुत अच्छा है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं उतावले होते हैं जल्दबाज में क्या करेंगे मान लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा दिया है इतना, अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना इतना और एक से मान रखेंगे और गलत मार देंगे। ठीक है? और संयोग से जो आपका आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में मिल जाएगा। निकाल के देखिए ना ऑप्शन में मिल जाएगा। पर ये यह नहीं कहना चाह रहा है, यह क्या कहना चाह रहा है? इसलिए उस प्रश्न को पढ़ने से पहले उसको समझना ज़रूरी होता है। कह रहा है कि उनके शून्यक दिए गए हैं। ये थोड़ी ना बोल रहा है कि शून्य के योग दिया गया है, शून्य का गुणनफल दिया गया है। बोल रहा है कि शून्यक दिया है यानी दैट इज़ कहने का मतलब है कि अल्फा का मान -2 दिया है और बीटा का मान हमको कितना दिया है? 6 दिया है। यह बोलना चाहता है। हमको अपने से क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा का मान -2 और प्लस बीटा का मान 6 बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए एक बार। ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2 गुणे 6 बराबर -12। अब आप क्या कीजिए बहुपद निकालने का एक फ़ॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। इतना ही तो फ़ॉर्मूला होता है मान रखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -12। इतना हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा -4x ये हमारा हो जाएगा -12। तो दोनों जगह माइनस चाहिए और 4 12 चाहिए। दोनों जगह माइनस भी है 4 12 है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी ने समझा होगा और इस तरह के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के और 2ab बराबर पी क्यू है तब बीसी बराबर आर तब क्यू आर बराबर। देखिए कितने प्रश्न होते हैं ना तो त्रिभुज के जितने प्रश्न आप बच्चे देखते हैं क्या कहते हैं घबरा जाते हैं कहते हैं त्रिभुज से प्रश्न है क्योंकि त्रिभुज चैप्टर बच्चे को बहुत क्या कहता है कठिन लगता है। आइए मैं इसको आसान करने का प्रयास करता हूँ। दो त्रिभुज है एक त्रिभुज एबीसी है ये समरूप है किसके तो त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम लोग जानते हैं कि दो ट्रायंगल है दोनों समरूप है तो इनकी भुजाएं समानुपाती होगी होगी कि नहीं यानी कहने का मतलब इसको हम चित्र से और अच्छे से समझा सकते हैं आपको। ठीक है ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है मान लेते हैं सपोज ए बी सी पी क्यू आर क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है तो इनकी भुजाएं भी आपस में क्या होगी समानुपाती होगी होगी कि नहीं। अब हमको एक कंडीशन दिया है कि टू ए बी बराबर दिया है यहाँ पे देख सकते हैं हम 2ab बराबर दिया है पी क्यू। ठीक है तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकल सकता है क्या क्या हमको दिमाग में आ सकता है हम क्या कर सकते हैं इस पी क्यू को इधर भेज दीजिए। ये हो जाएगा ए बी और पी क्यू गुना में इधर आके भागा। अब क्या कीजिए इस दो को इधर भेज देते इधर 1 है और 2 आगे इधर भाग कहिएगा एकदम सही है। ओके अब हम हमको ये बताइए कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ये क्यों दिया है क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला है तभी ना दिया है ऐसे तो कोई दे नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों समरूप है इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भुजाएं समानुपाती होगी यानी कहने का मतलब है कि ए बी ये ए बी जो है ना
ए बी बटे पी क्यू का जो मान होगा वह बी सी बटे क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि दोनों समरूप है तो इनकी भुजाएँ समानुपाती होगी, यानी AB बटे PQ का मान BC बटे QR के बराबर होगा। अब AB बटे PQ का मान यहाँ सीधा दे रखा है 1/2 और BC का भी मान हमको क्वेश्चन में दिया है कितना 8 और QR का तो निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। तिरछा गुणा करें तो ये हो जाएगा QR ये 8 दूनी के 16 और सेंटीमीटर में सब में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी तरह आप इस तरह बना लेंगे और आपको थोड़े-थोड़े इस तरह के प्रश्न बनाने आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं तक प्रश्न था और इस सेशन में आज के लिए इतना ही। आई होप सभी ने इन सभी प्रश्नों को देखा होगा। ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के थे और बहुत ही अच्छे थे। आई होप सभी को मज़ा आया होगा और सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी है। यदि वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। धन्यवाद।